कई दिनों बाद विवेक कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकला। उस रात के बाद देवयानी बिल्कुल उस वर्ग की बस्ती के शरीफ घराने की बहू बन गई थी। उसने विवेक को भी मन से अपना लिया था। फिर एग्जाम तक के लिए वो मांझी और विवेक की अनुमति से बंगले पर चली गई थी। विवेक भी खुश हो गया था कि चलो बला टली। वो सोच रहा था कॉलेज में अंजलि से जरूर भेंट होगी। कॉलेज पहुंचते ही उसे अंजलि नजर आ गई। वो कार से उतर रही थी, लेकिन महेश साथ नहीं था, इसीलिए विवेक और भी खुश हो गया। अंजलि ने उसे नहीं देखा था और जब तक वो उसकी ओर बढ़ता, अंजलि अपनी क्लास की ओर जा चुकी थी। चूंकि पीरियड शुरू हो चुका था, इसीलिए विवेक को भी अपनी क्लास में जाना पड़ा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। इंटरवल तक अंजलि से भेंट ना हो सकी और जब इंटरवल में वो उसे ढूंढने निकला तो पार्किंग में उसकी कार दिखाई नहीं दी। उसके दिल को धक्का सा लगा। उसने उस लड़के को रोका जिसकी मोटरसाइकिल लेकर एक बार वो भागा था। तेरे को मालूम है अंजलि किधर गई? अरे अब तो उसका पीछा छोड़, अब वो तेरे दोस्त की पत्नी है। अबे मैंने तुझसे पता पूछा है, रिश्ता नहीं। विवेक ने उसका गिरेबान पकड़कर झिंझोड़कर गुस्से से कहा। अरे अरे ये क्या करते हो? अचानक पीछे से देवयानी ने आकर कहा। ए देवयानी, तेरे को कौन बोला अपन लोग के बीच में पड़ने को? यार अजीब लड़का है, वो तेरी पत्नी है, शरद ने अपना गिरेबान ठीक करते हुए कहा। देवयानी विवेक की बाह पकड़कर अलग ले आई और नरमी से समझाते हुए बोली, विवेक क्या तुम सचमुच बुद्धू हो? जबान संभाल कर बोलो, बात किससे कर रही हो पता है तुम्हें? अपने हस्बैंड से, देवयानी ने मुस्कुराकर कहा। साली तेरे को मालूम है अपन तेरा हस्बैंड है, फ्रेंड नहीं है ना। अंजू वो सामने महेश की बीवी है ना, उस साले महेश को भी मरने का है और तेरे को भी। यह भेद केवल तुम्हें, मुझे, अंजलि और महेश को ही तो पता है, दूसरे लोग तो जानते ही नहीं हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सबको बताएगा। पागल हो गए हो तुम? यह बताओगे कि तुमने अपनी प्रेमिका की शादी इसीलिए अपने दोस्त से करी है कि अगर तुम उससे शादी कर लेते तो तुम मर जाते। लोग तुम्हें डरपोक नहीं समझेंगे कि मरने से डरते हो? अरे अपन डरपोक नहीं है तो फिर थोड़ा डिप्लोमेसी से काम लो। लोगों को मालूम है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो समझने दो। अंजलि और महेश पति पत्नी हैं तो ये भी समझने दो। जब महेश मर जाएगा तो अंजलि आजाद हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी तो तुम आजाद हो जाओगे, तब तुम दोनों शादी कर लेना। वो तो करने का है ही, साला कौन रोकेगा अपन लोग को? अपन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई रोक नहीं सकता। मगर अभी तो किसी को नहीं मालूम कि तुम्हारी और अंजलि के हाथ की लकीरों में क्या लिखा है। अगर तुम ऐसा कुछ बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। साली अपन क्या स्वार्थी है? बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, एकदम अच्छे, साफ दिल के। मस्का मार रही हो? नहीं, जब से तुम्हारे साथ हूं तुम्हें अच्छी तरह समझने लगी हूं। हम दोनों भले ही हस्बैंड वाइफ बनकर ना रहें, लेकिन अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। अब अंजलि को ही देख लो, उसे मालूम है कि महेश मर जाएगा, मगर वो महेश को बिल्कुल हस्बैंड की तरह ही ट्रीट कर रही है ताकि लोग सच्चाई समझें और तुम्हारी बदनामी ना हो। इसी प्रकार तुम मुझसे भी ट्रीट करो ताकि लोग तुम्हें गलत ना समझें। मैं तो वैसे भी मर ही जाऊंगी, जब तक जिंदा हूं तब हम दोनों दोस्त बनकर तो रहें। साली आज तेरी जुबान पर रसगुल्ले काहे को घुल रहे हैं? तुम सबके बीच रहकर मुझे भी विश्वास हो गया है कि ऊपर वाला आदमी का भाग्य उसकी हाथ की रेखाओं में ही लिखता है, इसीलिए मुझे सचमुच यकीन हो गया है। अब तक जितने भी दोस्तों से मेरा घनिष्ठ संबंध रहा, सबने मुझे एक्सप्लॉइट किया। केवल तुम एकमात्र वो नौजवान हो जिसने मेरी जवानी, मेरी सुंदरता का लाभ नहीं उठाया। लेकिन मैं तुम्हारी टेम्पररी वाइफ हूँ और तुम्हें अधिकार है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि मेरे लिए तुमसे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर महेश मुझसे पहले मर गया तो मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी और अंजलि की शादी करवा दूंगी। क्या सच बोल रही हो? एकदम सच। अरे वाह, अपन भी आज से तेरे को ही दोस्त समझेगा, तेरी हर बात मानेगा। पर एक शर्त है, अपन को तेरे बंगले में नहीं जाने का है। बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगी। ये साली आज तू बड़ी अच्छी अच्छी बात क्यों कर रही है? मैं जब तक जिंदा हूँ अच्छी अच्छी बातें ही करूंगी। तुम मानो या ना मानो, मैंने तुम्हें अपना स्वामी मान लिया है। आज तुम घर बस से मत जाना, मैं तुम्हें कार से ड्रॉप करती जाऊंगी और कॉलेज जाने के लिए तुम्हें खोली से पिकअप कर लिया करूंगी। नहीं,
अपन को अपनी आदत नहीं बिगाड़ने का है। आदत कैसे बिगड़ेगी? जब तुम अंजलि के हस्बैंड बन जाओगे तो क्या तुम बंगले में नहीं रहोगे? एकदम नहीं। वो साला बुढ़ा खूंसट अपने को एक आंख नहीं अच्छा लगता। जब अपन को दामाद बनाने का था तो कैसा चमचागिरी कर रहा था। अब साला महेश को दामाद बनाने लगा तो तोते के माफिक आंख फेर लिया। तो क्या अंजलि की दौलत किसी और को चली जाएगी? वो गुरनाम अंकल की इकलौती बेटी है, सब कुछ उसी का है, इसीलिए तुम्हें सब स्वीकार करना ही पड़ेगा। वैसे भी जब तुम इंजीनियर बन जाओगे तो मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी। बस्ती से तो तुम्हें वैसे भी निकलना ही है। अभी अपन कोई फैसला नहीं करेगा, बाद में देखा जाएगा। चलो बाद में ही सही, आज तो मेरे साथ ही चलना, केवल आज, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। ओके, अपन चलेंगे। इंटरवल समाप्त हो गया और वे लोग अपनी अपनी क्लासों में चले गए। अब विवेक के दिल का बोझ कुछ कम हो गया था। उसने ध्यान से लेक्चर सुना और नोट लिए। जब कॉलेज से छुट्टी होने पर वो देवयानी की कार की ओर आया तो उसके कानों में चटाक की आवाज आई। उसने चौंक कर उधर देखा। देवयानी कॉलेज के किसी दोस्त को थप्पड़ मारकर गुर्रा रही थी। यू बास्टर्ड, डर्टी बीस्ट, अब अगर तुमने मुझे बहकाने, भटकाने और किसी ढंग से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की तो तुम्हारा रेस्टिकेशन करा दूंगी। लड़का गाल पर हाथ रखे आंखें फाड़े आश्चर्य से देवयानी को देख रहा था। विवेक उन दोनों के पास पहुंच गया और लड़के की ओर हाथ उठाकर बोला, आ गया मजा? कम ऑन विवेक, गुस्से में हाफते हुए देवयानी ने कार का दरवाजा खोलकर कहा। विवेक हंसता हुआ कार में बैठ गया और लड़का खड़े का खड़ा देखता रहा। गाड़ी सड़क पर आई तो विवेक ने देवयानी से कहा, अरे तेरे को क्या हो गया था, काहे को मारा उसे? विवेक प्लीज। ओके ओके, आई एम सॉरी। अच्छा अपन ने तेरी बात मान ली, आज तेरे साथ चल रहा हूँ। अपन का एक काम करेगी? जरूर करूंगी, बस एक बार मुझे अकेले में अंजलि से मिलवा दे, कसम है बहुत याद आ रही है कई दिनों से। ठीक है, कल मिला दूंगी। यू आर ग्रेट देवयानी। देवयानी कुछ नहीं बोली। कार सड़क पर दौड़ती रही। देवयानी कार्निस पर रखी महेश की बड़ी तस्वीर देख रही थी। अचानक उसके कानों में आवाज आई, देवयानी। देवयानी चौंक पड़ी। सामने अंजलि खड़ी थी। उसके चेहरे से यूं लग रहा था मानो मुस्कुराहट उसके होंठों से सदा के लिए विदा हो गई हो। देवयानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अंजलि ये क्या हो गया है तुझे? अंजलि के होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अंजलि ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, ठीक तो हूँ, तू कैसे निकल आई? महेश कहाँ है? मंथली मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं। किस पोजीशन में है अब वो? यहाँ के डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं, फाइनल एग्जाम हो जाए तो हम लोग अमेरिका जाएंगे। तुम्हारे डैडी को सच्चाई मालूम हो गई है। हाँ, मैंने कह दिया है कि मैं महेश से प्यार करती थी, इसीलिए वो जैसा भी है मैंने उससे शादी कर ली और वो 6 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। देवयानी, अंजलि की आवाज भर्रा गई। तूने ये जानते हुए ही तो उससे शादी की थी ताकि एक बार विधवा होने के बाद तू विवेक से शादी कर सके। यह मेरे प्यार का स्वार्थ था देवयानी। शायद भगवान मुझे इसी स्वार्थ की सजा दे रहा है। ये तू क्या कह रही है? अंजलि ने अपने आंसू पोंछकर रुंधे गले से कहा, विवेक ने महेश से वचन लिया था कि वो शादी के बाद मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगा और ऐसा हो गया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। फिर वो बहुत टूटा हुआ था, दिल से दुखी था। उसके डैडी ये जानते थे कि वो मर जाएगा, इसीलिए वो चाहते थे कि महेश कोई निशानी उन्हें दे जाए। फिर महेश ने जिस भाव और ढंग से मुझे विनती की, मैं इनकार नहीं कर सकी। और अब मेरी कोख में महेश का गर्भ है। गर्भदान समझो। देवयानी के मस्तिष्क में छनाका सा हुआ। तू जानती है अगर यह बात विवेक को मालूम हो गई तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? जानती हूँ, इसी कारण मुझे उससे आंखें मिलाने का साहस नहीं हो पा रहा। तो क्या तू महेश की मौत के बाद भी इस घर की बहू बनकर रहेगी? मुझे कुछ नहीं मालूम देवयानी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ कि महेश का बचना मुश्किल है, लेकिन उसका चेहरा देखकर मुझे दया आती है। ज्यों-ज्यों मौत उसके निकट आ रही है वो बुझता ही जा रहा है। उसकी आंखों से यह भी लगता है कि वो जीना चाहता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, वो भी इस उम्र में। कहीं तू महेश से प्रेम तो नहीं करने लगी? नहीं नहीं, मुझे आज भी विवेक से मोहब्बत है। उसकी सादगी, उसकी सच्चाई, उसका भोलापन, वो किसी ऐसे बच्चे की तरह है जिसे देखकर जी चाहने लगे कि ये बच्चा हमारा हो। फिर तू क्या करेगी? मैं क्या करूंगी?
अब तो जो भी करेगा समय करेगा। देवयानी उसे बड़े ध्यान से देखती रही। अंजलि ने फिर आंसू पोंछकर कहा, क्या तू खुश है विवेक से शादी करके? बहुत खुश हूँ। मम्मी की दी हुई बेलगाम आज़ादी ने मुझे वासना की पुतली बना दिया था। मैं भूल गई थी कि मैं भी भारतीय नारी हूँ। भारतीय सभ्यता क्या होती है ये मैंने थोड़े ही समय में विवेक के साथ खोली में रहकर सीखी है। बहुत कुछ विवेक की माँ से। उन्होंने मुझे जानवर से इंसान बना दिया। मैंने उससे तेरे कहने पर शादी की थी। तब मैं शादी के बंधन को मजाक से ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। हस्बैंड को एक ढाल समझती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि शादी का अभिप्राय और अर्थ क्या है, एक गृहस्थी क्या होती है। शायद तू विश्वास नहीं करेगी कि शादी के बाद से आज तक विवेक ने मेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाई। नहीं, नहीं मनाई। फिर भी मैं उसे पति का स्थान देती हूँ, अपना देवता मानती हूँ, क्योंकि वो सचमुच देवता है। तो क्या मेरे कहने पर उसे तलाक दे देगी तू? पहले मैं इसीलिए उसको तलाक दे देती कि शादी मेरे लिए एक गुड्डे गुड़िया का खेल थी, लेकिन अब मैं इसीलिए तलाक देने को तैयार रहूंगी कि मैं सचमुच विवेक के योग्य नहीं हूँ। उसके लिए तेरे ही जैसी जीवन साथी की जरूरत है। देवयानी, अंजलि हो सके तो महेश का गर्भ गिरा दे। अगर सचमुच महेश मरने वाला है तो विवेक को अपनाने के लिए तू महेश का गर्भ गिरा दे, वरना विवेक तेरी बेवफाई और दोस्त के स्वार्थ का आघात सहन नहीं कर सकेगा। हो सकता है आज का देवता कल का शैतान बन जाए। नहीं, वो तुझे बहुत प्यार करता है। महेश को भी दोस्त के नाते प्यार करता है। अगर तुझे पाने के लिए वो महेश की मौत का इंतजार कर रहा है, हर रोज कैलेंडर पर एक दिन काट देता है। हे भगवान, आज मैं तेरे पास एक खास काम के लिए आई हूँ। विवेक तुझसे अकेले में मिलना चाहता है। नहीं, मैं नहीं मिल सकती। केवल एक बार तू उससे मिल ले। मैंने उसे समझा दिया है कि जो भेद हम चारों को मालूम है वो किसी और को नहीं मालूम, इसलिए दूसरे लोगों के सामने तुझसे दूर ही रहेगा, मगर वो तुझसे अकेले में मिलने के लिए बेचैन है। देवयानी, अब तू ही बता, मैं कैसे उससे आंखें मिला सकूंगी? महेश के और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी मर्जी भी शामिल थी। मैंने भी विवेक के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। तुझे इस बात का पछतावा है ना? पछतावा तो है, मगर मैं महेश के सामने मजबूर थी। अगर पछतावा है तो उसके पश्चाताप का एक ही हल है, गर्भपात। हाँ, तेरा शरीर विवेक की अमानत है। तेरे पछतावे का सही प्रायश्चित केवल यही है कि तू महेश के गर्भ से छुटकारा पा ले। नहीं देवयानी, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? अगर तू मेरी जगह होती और तुझे महेश की हार्दिक विनती के सामने सिर झुकाना पड़ता तो तू क्या करती? मैंने महेश की जिस इच्छा पूर्ति के लिए विवेक के विश्वास को ठेस पहुंचाई उसी को मार डालूं, जो वास्तव में कत्ल है, हत्या है, तो मैं विवेक के साथ महेश की भी गुनाहगार हो जाती हूँ। जीवन अलजबरे का वो फार्मूला नहीं कि 2 माइनस मिलने से 1 प्लस बन जाता है। महेश ने मुझसे अपनी खुशी के लिए शादी नहीं की, अपने दोस्त की इच्छा का पालन किया। मेरा गर्भ महेश के पिता का सपना है। वो गर्भ मेरी खुशी से हुआ है। अब इसे गिराकर महेश की खुशी का भी गला घोट दूं? फिर तुझे मेरी एक बात तो माननी ही होगी। वो क्या? केवल एक बार तो विवेक के लिए देवयानी बन जा। देवयानी, अंजलि कांप कर एक कदम पीछे हट गई। अगर ऐसा हो जाए तो महेश की मौत के बाद तू विवेक से कह सकती है कि तेरी कोख में विवेक का ही गर्भ है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अंजलि, तुझे इन दोनों में से एक काम करना ही है। या तो तू महेश का गर्भ गिरा दे या विवेक को एक बार अपना शरीर सौंप दे। नहीं देवयानी, मेरी अंतरात्मा ये स्वीकार नहीं करती। वैसे भी अगर मैंने विवेक की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो विवेक मुझसे घृणा करने लगेगा। क्या तू भूल गई कि तूने अपनी बर्थडे पार्टी पर उसे ऐसा मौका दिया था? अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो मेरी मदहोशी का लाभ उठाने से बिल्कुल भी नहीं चूकता, मगर विवेक तो मुझसे उल्टा नफरत करने लगा था। तू एक बार एकांत में विवेक से मिल तो ले। प्लीज अंजलि, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ ले। ठीक है, मैं साहस बटोरने की कोशिश करूंगी, मगर कब और कहां? जब तुझे लगे कि महेश को कोई ऐसा संदेह ना हो। महेश की ओर से मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वैसे भी आज सुबह की फ्लाइट से डैडी के साथ दिल्ली चले गए हैं। अमेरिका से कैंसर का कोई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट 15 दिन के लिए दिल्ली में आया हुआ है।
डैडी की आस बंध गई है। शायद उसके हाथों महेश का ऑपरेशन सफल हो जाए। कब तक लौटेंगे? 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे। जाने कौन सी डेट मिले। बस तो मैं जल्दी ही तुम दोनों की मुलाकात अरेंज करके तुम्हें फोन कर दूंगी। ठीक है, मगर अंजलि, मेरे परामर्श पर जरूर विचार करना। अगर किसी बहुत भले काम के लिए जानबूझकर किया गया कोई पाप हो भी जाए तो भगवान उसे पाप नहीं मानता। इतना कहकर देवयानी चली गई। अंजलि खड़ी हुई सोचती रह गई। उसकी आंखों से गहरा असमंजस झलक रहा था। आगे की कहानी पार्ट 11 में।